दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखें जॉन रॉल्स के बारे में देखेंगे और इनको समझना थोड़ा सा आसान इस वजह से हो जाता है क्योंकि इनकी जो एक तरह से अवधारणा है ना, वो न्याय पर आधारित है। इनके बारे में पहले वन लाइनर देखे होंगे, उसके बाद में इनकी किताबों पर भी बात करेंगे, इनकी विशेषताओं पर भी बात करेंगे। कंप्लीट ये पैकेज रहेगा जिसके माध्यम से आपको जॉन रॉल्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, न्याय का मतलब समानता नहीं बल्कि निष्पक्षता है, और यही एक तरह से रॉल्स का मूल विचार है। पहली चीज, ठीक है। अगर आप नहीं जानते कि आप समाज में कौन होंगे, आप समाज में कौन होंगे, अगर आप यही नहीं जानते तो आप कैसा समाज हो बनाएंगे, इसके बारे में ये सवाल रॉल्स कर रहा, जो कि कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला, ठीक है। उसके बाद में जॉन रॉल्स ने राजनीति में को सत्ता से निकाल करके न्याय की कसौटी पर ला करके खड़ा कर दिया था। हर एक चीज जस्टिस पर आधारित थी जॉन रॉल्स की, ये आपको याद रखना है। रॉल्स कहते थे, न्याय वही है जो सबसे कमजोर के लिए न्यायपूर्ण हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके लिए। देखिए, जो कमजोर वर्ग है ना, उसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है चीजों की, ठीक है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की, सबसे ज्यादा संसाधन की। लेकिन अगर आप कमजोर को वो सारी चीजें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर सिस्टम में, प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कमी रह जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से रॉल्स ने कहा कि वो कमजोर के लिए न्यायपूर्ण राज्य की अवधारणा, ठीक है। अज्ञान का आवरण हटे बिना, वही ज्ञान के पर्दा, अज्ञानता के पर्दा की बात, अज्ञान का आवरण हटे बिना सच्चाई, सच्चा जो न्याय है वो दिखाई नहीं देता। ऐसी विचारधारा इन्होंने दी और ये चेतावनी इनके माध्यम से दी गई। रॉल्स का दर्शन पूछता है कि आपका न्याय जो है ना, वो गरीब के लिए क्या उतना ही सही है जितना अमीर के लिए है? अगर ऐसा है तब न्याय उचित है, अगर ऐसा नहीं है तो न्याय बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है, रॉल्स का दर्शन ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 आया, जहां उपयोगिता बहुमत की बात करता है वहां रॉल्स अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। उपयोगितावाद जो है वो बहुमत की बात करता है, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है, लेकिन रॉल्स जो है वो अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात करता है। ये आपको याद रखना है। रॉल्स के लिए स्वतंत्रता सौदे की चीज नहीं है, एक मूल अधिकार है। स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, इसके बिना नहीं काम चलेगा कुछ भी, ठीक है। न्याय गणित नहीं है, एक नैतिक विवेक का प्रश्न है, ऐसा रॉल्स का विचार रहा। और आधुनिक जो दर्शन है ना, उसमें न्याय की परिभाषा बदलने वाला नाम जॉन रॉल्स को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न्याय को अल्पसंख्यक से जोड़ा था। उपयोगितावाद के भी खिलाफ रहे, हर एक चीज के खिलाफ रहे। इन्होंने कहा कि कमजोर को अगर हम लोग न्याय मुहैया करा पा रहे हैं, तब न्याय की अवधारणा वहां पर स्पष्ट हो जाती है। इस 10 लाइनों के माध्यम से हम लोगों ने रॉल्स के विचारों को समझा। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इनके प्रारंभिक जीवन को समझते हैं और इनके बारे में कुछ और भी बहुत डिटेल में चीजें कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, रॉल्स का जो जन्म है वो 21 फरवरी 1921 में अमेरिका में मैरीलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनका बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से ये संबंधित थे। 1921 में इनका जन्म था, है ना। अमेरिका से संबंधित थे। प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने नैतिकता और अनुशासन की भावना शुरुआत से ही विकसित हो जाती है, और देखा जाता है जो बचपन की भावना विकसित होती है ना, वो पूरे जीवन भर चलती रहती है। इस वजह से इनका जीवन नैतिक और अनुशासन पूर्ण रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका जन्म लगभग पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के बाद में होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध इन्होंने पूरी तरह से देखा होगा, अपनी पूरे मतलब एक तरह से होशो हवास में उस युद्ध को इन्होंने फेस किया होगा। तो वहां पर अमेरिका सेना में इन्होंने सेवा भी की थी, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अमेरिका में रहे, ठीक है। युद्ध के अभाव में उन्हें न्याय और अन्याय पर गहराई से सोचने को मजबूर कर दिया था। युद्ध के बाद उन्हें दार्शनिक अध्ययन को जीवन का लक्ष्य बना लिया था, और प्रिंसेट विद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई, उसके बाद दर्शन की तरफ चले गए। एक बार ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे शासक रहे, बहुत सारे ऐसे विचारक रहे, बहुत सारे ऐसे सिपाही रहे, जो कि ये जो युद्ध का जीवन छोड़ने के बाद फिर नैतिक पूर्ण व्यवहार की तरफ चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात होती है, ठीक है। पढ़ाई के दौरान इन्होंने धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, राजनीति के बारे में गहराई से अध्ययन किया। न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, ये प्रारंभिक जीवन में उन्हें पता चल गया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस का आधार यही प्रश्न होता है आगे चल करके, न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, यही आधार रहा इनके पूरे के पूरे राजनीतिक विचारधारा का, ठीक है।
अच्छा, युद्ध से गुजरा एक युवक दुनिया जिसने दुनिया को न्याय की परिभाषा दी, ऐसे रॉल्स रहे, ऐसा स्टेटमेंट इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके अगर हम लोग राजनीतिक विचारों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, मूल उद्देश्य इनका न्याय को निष्पक्ष बनाना है, ना कि केवल लाभ को बढ़ाना। ठीक है, लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं, निष्पक्षता रूप से न्याय को हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। फेयरनेस, यहां पर निष्पक्षता की बात करते हैं, जस्टिस एज अ फेयरनेस इनकी कृति भी, उसके माध्यम से आप इनकी विचारधारा को समझ पाएंगे। समाज की संस्था तब न्यायपूर्ण है जब वे सबसे कमजोर के हित में अगर हो रहा है न्याय, तब ठीक है चीजें। वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे तय किए गए नियम ही सच्चे न्यायपूर्ण होते हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल जो स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, इन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक बराबर की स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। असमानता तभी स्वीकार कर दी जाएगी जब कमजोर वर्ग को बराबर पर लाने के लिए प्रयास किए जाएं, वहां पर असमानता स्वीकार है, नहीं तो असमानता कहीं पर भी स्वीकार नहीं होगी। कमजोर वर्ग के अगर हित में कुछ चीजें जैसे आरक्षण है, इस तरह की चीजें अगर ला दी गई ना, तब तो वहां पर असमानता स्वीकार है, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं है। बहुमत का लाभ अल्पसंख्यक के अधिकारों की कीमत पर न्याय नहीं है, और अवसर की समानता केवल कानून नहीं वास्तविकता होनी चाहिए, यह भी विचारधारा जॉन रॉल्स की। सामाजिक विचार अगर इनके देखें, समाज जो है, समाज का मूल उसकी संस्थाओं का न्यायपूर्णता से तय होता है। एक अच्छा समाज वही है जो सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करे। जाति, वर्ग और धन और नैतिक रूप से संयोग है, अधिकार का आधार नहीं है। सामाजिक असमानता तभी सही है जब वह कमजोर वर्गों के हितों में काम करे, और अवसर की समानता केवल कागजी नहीं, वास्तविक और व्यवहारिक होनी चाहिए, यह भी विचारधारा आपको यहां पर याद रखनी है। समाज को ऐसे नियमों में चलना होगा जिन्हें हर व्यक्ति वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे स्वीकार कर ले। ठीक है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे स्वीकार कर ले, उसी के हिसाब से समाज को चलना चाहिए। स्वतंत्रता किसी भी समाज के बदले त्याग योग्य नहीं है, और बहुमत का सुख जो है ना, वो अल्पसंख्यक के अधिकारों को कुचल कर न्याय नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सहयोग तथा तभी न्यायपूर्ण होगा जब उसका लाभ सभी तक पहुंचेगा, और नैतिकता के बिना समाज संगठित अन्याय में बदल जाएगा। न्याय नैतिकता के बिना जो समाज है वो संगठित न्याय में बदल जाए अन्याय में बदल जाएगा। रॉल्स के अनुसार समाज वो है जहां व्यवस्था शक्तिशाली के लिए नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर के लिए बनाई जाए। ठीक है, ये रॉल्स के नियम थे, तो ये अभी के लिए प्रासंगिक हो गए कि नहीं, है ना। अच्छा, इनकी अगर समय काल देखेंगे तो 1921 में इनका जन्म हुआ, मतलब इन्होंने आधुनिक विचारधारा के आधार पर अपनी चीजें रखी हैं। आधुनिक विचारक की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, इस वजह से इनके जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं, और आज की जरूरतों के हिसाब से ही इनके विचार हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने क्या लिखा, थ्योरी ऑफ जस्टिस से जस्टिस एज अ फेयरनेस की बात करते थे। पूरे सिद्धांत की आत्मा जस्टिस एज अ फेयरनेस है ना। वही न्याय वही है जिसमें लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे स्वीकार कर ले, अज्ञान के आवरण में व्यक्ति अपने लाभ के बजाय निष्पक्ष नियम चुनता है। ठीक है, अपना लाभ उसे दिखाई नहीं देगा, और उसके माध्यम से वो निष्पक्ष नियमों को चुन लेगा, और उसी को नियम बनाना ही जरूरी है। पहला सिद्धांत अगर देखें तो सभी को समान मूल स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। पहला सिद्धांत, स्वतंत्रता किसी भी सामाजिक या आर्थिक लाभ के बदले समझौते योग्य नहीं होती। दूसरा सिद्धांत आता है तो असमानता तभी सही है जब कमजोरों के साथ में हो रही है, इसे ही डिफरेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और अवसर की समानता केवल कानूनी नहीं, वास्तविक होनी चाहिए, ऐसा विचार रॉल्स का रहा। बहुमत का सुख न्याय की अंतिम कसौटी नहीं है, और न्याय का मूल्यांकन व्यक्तियों से नहीं, संस्थाओं से होता है, ऐसा रॉल्स के विचार रहे। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछती है कि यह व्यवस्था सबसे कमजोर के लिए न्यायपूर्ण है। यही इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यही इनका न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो नंबर आया वो आया मुख्य विचार किस पर आधारित थे। तो इनके जो मुख्य विचार थे उसका मुख्य विषय न्याय ही था, जस्टिस ही था, ना कि लाभ या उपयोगिता था। उन्होंने जस्टिस एज अ फेयरनेस को सामाजिक व्यवस्था का आधारशिला बनाई थी। मुख्य फोकस सबसे कमजोर वर्ग पर रखा था, और नियम निष्पक्षता से तय होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत में जो फैसले लिए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो उचित होते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्ति को अपने लाभ नहीं दिखाई पड़ते, वहीं पर सारे निर्णय लेने चाहिए।
रॉल्स ने समान मूल स्वतंत्रताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम किया। वे अवसरों की वास्तविक समानता के पक्षधर रहे थे, कानूनी समानता के नहीं। ठीक है, कानूनी नहीं, वास्तविक समानता की बात करते थे। उन्होंने उपयोगितावाद के बहुमत केंद्रीय दृष्टिकोण की आलोचना की थी और इनके अनुसार असमानता तभी उचित है जब वह कमजोर को लाभ पहुंचाने का काम करे। राजनीतिक और नैतिकता को उन्होंने अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना था। ठीक है, इन दोनों को अलग नहीं किया, एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना। मतलब न्याय को कुल मिलाकर के ये निष्पक्ष और कमजोर वर्ग की सुरक्षा के इर्द गिर्द देखते थे। ये इनके न्याय के विचार थे, ये इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस थी। ठीक है, प्रमुख किताबों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो प्रमुख किताब आती है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है। जस्टिस एज अ फेयरनेस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये सारे पहलुओं का इन्होंने प्रतिपादन इसमें किया। पॉलिटिकल उदारवाद, लिबरलिज्म एक इनकी किताब जिसमें इन्होंने बहुलतावादी समाज में उदार लोकतंत्र की स्थिरता और ओवरलैपिंग कंसेंसस को इन्होंने पेश करने का काम किया था। लॉ ऑफ पीपल्स में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्याय की अवधारणा को पेश किया। जस्टिस एज अ फेयरनेस, अ री स्टेटमेंट, उसी का एक पुनरावलोकन, जहां पर थ्योरी ऑफ जस्टिस का संक्षिप्त और स्पष्ट पुनर्प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वेल ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस को दोबारा से इन्होंने लिखा था। कलेक्टेड पेपर्स में रॉल्स के प्रमुख जो निबंध है उसमें न्याय, उदारवाद, लोकतंत्र, ये सारी अवधारणाएं देखने को मिली। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी में कांत, ह्यूम आदि नैतिक दर्शन के व्याख्यान देखने को मिले। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल की राजनीतिक परंपराओं पर भी व्याख्या जो है वो इन्होंने करी थी। ठीक है, इन्होंने अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं भी थी, बहुत सारी पेपर्स भी इन्होंने लिखे। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी किताबों का संकलन किया था। ठीक है, अगर इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले जस्टिस एज अ फेयरनेस, ठीक है, दार्शनिक और राजनीति को अलग करने वाले, वेल ऑफ इग्नोरेंस के माध्यम से निष्पक्ष निर्णय की अवधारणा को पेश करने वाले, समान स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले, डिफरेंस प्रिंसिपल में कमजोर वर्ग के हित की अगर बात हो रही है तो वो भी ठीक है, बिल्कुल उसको भी प्रतिपादित करने वाले, उपयोगितावाद के बहुमत केंद्रीय दृष्टिकोण की तीखी आलोचना करने वाले और अवसर की समानता को वास्तविक व्यवहारिक मानने वाले। ठीक है, न्याय का मूल्यांकन व्यक्तियों से नहीं संस्थाओं से होता है, ऐसा इन्होंने कहा। और उदार लोकतंत्र को न्यायपूर्ण संस्थानों से जोड़ने का भी काम इन्होंने किया। उनका विचार बहुलतावादी जो समाज है उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और अगर हम लोग देखें, रॉल्स की विशेषता ये थी कि न्याय को शक्ति नहीं निष्पक्षता से परिभाषित किया जाए। ठीक है, न्याय को शक्ति से नहीं निष्पक्षता से परिभाषित किया जाए। अच्छा, इनके बारे में आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं। प्रमुख आलोचना क्या थी? तो सबसे पहले रॉल्स का सिद्धांत अत्यधिक आदर्शवादी है, व्यवहारिक थोड़ा सा कम हो जाता है, इस वजह से आलोचना होती है। वेल ऑफ इग्नोरेंस को आलोचकों ने काल्पनिक और अवास्तविक स्थिति कहा, ऐसा कुछ है ही नहीं। वेल ऑफ अज्ञानता का जो पर्दा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। जो होता है सबके सामने होता है, स्पष्ट रूप से होता है। और स्वार्थ जो है ना, वो कहीं ना कहीं हर एक योजना, हर एक प्रकार से जो मूवमेंट, हर एक प्रकार का जो इनिशिएटिव चलता है, वहां पर स्वार्थ को बहुतायतता दी जाती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये काल्पनिक है। उनके सिद्धांत में व्यक्ति को अत्यधिक तर्क संगत मान लिया जाता है, यह भी एक थोड़ा सा इनके बारे में निगेटिविटी है। रॉबर्ट नॉजिक की अगर बात करें तो रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और उपयोगितावादी विचारक का तर्क है, रॉल्स समग्र सामाजिक लाभ को पर्याप्त महत्व ही नहीं देते, आर्थिक असमानता को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते, केवल नियंत्रित रूप से स्वीकार करते हैं। सामुदायिक विचारकों ने कहा कि रॉल्स का व्यक्ति समाज से कटा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, वो समाज से कटा हुआ। इस उनके सिद्धांत में संस्कृति परंपरा की भूमिका भी सीमित रूप में दिखाई पड़ रही है। विकासशील देशों के संदर्भ में उनका सिद्धांत पश्चिम केंद्रित माना जाता है। उन आलोचकों के अनुसार उनका जो न्याय मॉडल है वो नीति निर्माण में लागू करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये सारी आलोचनाओं के बीच में हमारे रॉल्स साहब जो हैं वो आते हैं और कुल मिलाकर के आलोचक जो हैं उनकी विचारों को कमजोर नहीं करते, राजनीतिक दर्शन में उनकी केंद्रीयता को दर्शाने का काम करते हैं और अच्छे खासे विचार इन्होंने दिए। न्याय को सुप्रीमेसी दी, बहुत सारी किताबों के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को रखा। ठीक है, जस्टिस एज अ फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कमजोर वर्ग के न्याय की बात की और समाज को उपयुक्त तभी ठहराया जब वो कमजोर वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के हितों के अनुसार काम करता है।
ठीक है, ये रॉल्स के विचार रहे जिसके माध्यम से हम लोगों ने इनको समराइज्ड फॉर्म में देखा। ये बूस्टर डोज हमारी रही, इसके माध्यम से आपको उम्मीद है रॉल्स के बारे में सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप ही लोगों ने कहा था जॉन रॉल्स के बारे में एक बूस्टर डोज दे दीजिए, ये रहा उसका बूस्टर डोज। इसका अब जो फीडबैक है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नमस्कार।